नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। विदेश मंत्रालय के कार्यालय ल्यविव और चेरनीवत्सी शहर में काम कर रहे हैं। रूस के सैनिकों ने निष्क्रिय चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के आसपास के इलाकों पर कब्जा किया। रूस ने ब्रिटिश विमानों को अपने हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक प्रस्ताव पर मतदान कर रूस के सैनिकों को यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाने की मांग करेगा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। रविवार को 61 सीटों पर मतदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में महान सैन्य नायक लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर वेबिनार को कल संबोधित करेंगे। झारखंड ने सभी कोविड प्रतिबंध हटाए। दिल्ली में सोमवार से प्रतिबंध हटेंगे। 15वें आईपीएल क्रिकेट लीग के मैचों की घोषणा। मुंबई और पुणे के बीच पहला मुकाबला 26 मार्च को और सिंगापुर में भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। सरकार यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। भारतीयों को लाने में होने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद हो जाने और वाणिज्यिक विमानों के नहीं उतर पाने के बाद भारतीय नागरिकों को निकालने के वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। हंगरी में भारतीय दूतावास के एक दल को यूक्रेन से भारतीयों को बाहर लाने में सहायता और समन्वय के लिए भेजा गया है। भारतीय दूतावास ने बताया कि वो हंगरी सरकार के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारत यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। इस बीच पश्चिमी यूक्रेन के ल्यविव और चेरनीवत्सी शहरों में अब विदेश मंत्रालय के कार्यालय काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इन कार्यालयों में रूसी भाषा जानने वाले अधिकारी काम कर रहे हैं। ये अधिकारी इन शहरों तक पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की सहायता के काम में लगे हैं और यूक्रेन से सीमा पार कर निकटवर्ती इलाकों तक उनके पहुंचने की व्यवस्था करेंगे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय छात्रों का पहला दल चेरनीवत्सी से यूक्रेन और रोमानिया की सीमा की ओर रवाना हो गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा ने केंद्र सरकार से यूक्रेन से उनके विद्यार्थियों और नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की अपील की है। सरकार भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हंगरी के साथ मिलकर काम कर रही है। यूक्रेन में ओडिशा की बड़ी संख्या में छात्र हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के कई विद्यार्थी और कामगार यूक्रेन में फंसे हैं। भारत ने यूक्रेन में हिंसा तुरंत रोकने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन वार्ता में सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के लिए राजनयिक बातचीत का प्रयास करने को कहा। श्री मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि रूस और नेटो समूह के बीच मतभेदों का समाधान केवल बातचीत से ही हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम के बारे में बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की सैन्य कार्रवाई में अब तक सेना के 10 अधिकारियों सहित 137 लोग मारे गए हैं और 316 घायल हो गए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने रूस से युद्ध विराम की अपील की। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव ने आज बताया कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन में निष्क्रिय हो चुके चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के परमाणु नियामकों ने बताया कि एक निगरानी प्रणाली ने संयंत्र के चारों ओर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संख्या में कुछ बिंदुओं पर असामान्य विकिरण स्तर दिखाया। इसका कारण निर्धारित नहीं किया जा सका है क्योंकि रूस की सेना ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की संयुक्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमत है। रॉयटर्स और अन्य समाचार एजेंसियों ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि क्षेत्र में भारी सैन्य उपकरणों की आवाजाही के कारण विकिरण के स्तर में बदलाव हुआ है और हवा में रेडियोधर्मी कण फैले हैं। रूस ने ब्रिटिश एयरलाइंस के विमानों के रूसी हवाई अड्डों पर उतरने और उसके हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम ब्रिटेन के उड्डयन अधिकारियों के प्रतिकूल निर्णयों को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले ब्रिटेन ने रूस की राष्ट्रीय एयरलाइंस एरोफ्लोत के ब्रिटेन में उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन से रूस के सैनिकों को तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाने की मांग करने वाले एक प्रस्ताव पर आज मतदान होगा। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है। कुछ ही दिनों में 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को रोके जाने का प्रयास हो सकता है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को अलग थलग करने के लिए इस पर मतदान कराना चाहेंगे। राजनयिकों का मानना है कि कम से कम 11 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। चीन और अन्य देशों का अभी रुख स्पष्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में रूस सहित चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो का अधिकार है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस पर और व्यापक स्तर पर नई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आकाशवाणी समाचार के लिए दीपमाला कौशिक। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो ने आगे की रणनीति पर विचार के लिए आज आपात बैठक बुलाई है। बैठक में स्वीडन, फिनलैंड और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होंगे। नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई अभियान शुरू करने के बाद नए रक्षात्मक कदम उठाएगा। इनमें 100 से अधिक लड़ाकू विमानों को तैयार रखने और नेटो के पूर्वी हिस्से में और अधिक सैनिकों की तैनाती शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस पर कल नए प्रतिबंध लगाए। श्री बाइडेन ने कहा कि रूस को इसका परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका ने रूस पर निर्यात नियंत्रण सहित कई प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। अमेरिका में रूस की परिसंपत्तियां भी फ्रीज की जाएंगी। श्री बाइडेन ने नेटो की पूर्वी कमान में थल और वायुसेना की नई तैनाती की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। 12 जिलों की 61 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, अमेठी और चित्रकूट में मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार की समय सीमा खत्म होने के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज कौशाम्बी जिले के सिराथू इलाके में चुनाव प्रचार किया, जहां से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार के लिए वोट देने का मतलब है होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर मिलना। भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रोड शो में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी पहली रैली को संबोधित किया। अमेठी में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी और योगी ने देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने आज अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ अयोध्या में एक रोड शो में हिस्सा लिया। वहीं पार्टी की एक अन्य सदस्य और अभिनेत्री जया बच्चन ने सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच उत्तर प्रदेश में शेष 2 चरणों और मणिपुर के 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है।
सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं करने में लगे हैं। मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए केवल 3 दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें अपने उम्मीदवारों की वोट देने के लिए प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच मणिपुर विधानसभा के आगामी आम चुनाव के संबंध में अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवानों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राज्य में किसी भी हिंसा की घटना से बचने के लिए पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन तेज कर दिया गया है। दूसरी ओर पर्वतीय जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों में मतदान कर्तव्यों के लिए तैनात मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने मतदान के सफल आयोजन के लिए मतदान केंद्रों की यात्रा शुरू कर दी है। 5 चुनावी जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 1000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। नकदी, शराब और नशीली दवाओं सहित कुल 511 करोड़ रुपए की बरामदगी पंजाब से हुई, जबकि लगभग 308 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से बरामद किए गए। निर्वाचन आयोग ने आम चुनावों में धनबल पर अंकुश लगाने और प्रभावी निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के लिए कुल 228 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुवाहाटी में असम के महान सैन्य नायक लसित बोड़फुकन की 400वीं जयंती पर वर्षभर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि लसित बोड़फुकन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राष्ट्रपति ने देश में प्रत्येक व्यक्ति तक उनके बारे में जानकारी पहुंचाने के प्रयास पर भी बल दिया। राष्ट्रपति ने जोरहाट जिले में जनरल बोड़फुकन के स्मारक के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने कामरूप जिले के डोडोरा में अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला भी रखी। असम के महान सेनापति लसित बोड़फुकन की वीरता का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि असम ने मध्यकाल में हुए सभी आक्रमणों को विफल किया। असम की यह धरती उन थोड़े से क्षेत्रों में से है जहां मध्यकाल में आक्रमणकारियों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया था। सभी इतिहासकार एक मत से वीर योद्धा लसित बोड़फुकन की रणनीतियों और अनुकरणीय सैन्य संचालन की प्रशंसा करते हैं। देशवासियों के हृदय में लसित एक राष्ट्र नायक के रूप में विराजमान है। 1999 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में लसित बोड़फुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाना युवा पीढ़ी के लिए देश के वीर नायकों को जानने का सुअवसर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। विदेश मंत्रालय के कार्यालय लवीव और चेर्नोवत्सी शहर में काम कर रहे हैं।
रूस के सैनिकों ने निष्क्रिय चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र और आसपास के इलाकों पर कब्जा किया। रूस ने ब्रिटिश विमानों को अपने हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक प्रस्ताव पर मतदान कर रूस के सैनिकों को यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाने की मांग करेगा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त, रविवार को 61 सीटों पर मतदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में महान सैन्य नायक लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर वेबिनार को कल संबोधित करेंगे। झारखंड ने सभी कोविड प्रतिबंध हटाए, दिल्ली में सोमवार से प्रतिबंध हटेंगे। 15वें आईपीएल क्रिकेट लीग मैचों की घोषणा, मुंबई और पुणे के बीच पहला मुकाबला 26 मार्च को। और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में ही रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। रक्षा क्षेत्र पर एक वेबिनार में श्री मोदी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि रक्षा बजट की कुल राशि का लगभग 70% घरेलू उद्योगों के लिए आवंटित किया गया है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग करीब 54,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजेज में है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में रक्षा निर्माण के लिए 350 से अधिक नए उद्योगों को लाइसेंस दिए गए। ये मेक इन इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। मैं देश की सेनाओं की भी सराहना करूंगा कि वो भी डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का महत्व समझते हुए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आयात में कमी और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में स्वदेशी तकनीक अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को इस वर्ष बजट में बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में प्रधानमंत्री के इसी दृष्टिकोण को दिखाया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में देश डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए निजी उद्योग द्वारा शुरू की जा रही कई परियोजनाएं लागू करेगा। श्री सिंह ने कहा कि मेड इन इंडिया को ब्रांड के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वदेशी उत्पादों का परीक्षण और जांच अति आवश्यक है। Creating a Made in India brand necessitates rigorous testing trials of Indian products as per international standards. For meeting the wide-ranging requirements, the government has decided to set up an independent nodal umbrella body. I envisage this body to play a critical and important role not only in the making our country self-reliant but also in becoming a global manufacturing hub. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का कल उद्घाटन करेंगे। वेबिनार का उद्देश्य सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री बजट के बाद विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हैं। इसी क्रम में कल आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन, ई संजीवनी और टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विषयों पर चर्चा के लिए 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्र कुलेबा से फोन पर बातचीत की।
डॉक्टर जयशंकर ने वर्तमान स्थिति का अपना आकलन साझा किया। ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है। दोनों नेताओं के बीच छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की स्थिति और छात्रों के सुरक्षित स्वदेश वापसी पर भी चर्चा की गई। झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सभी कोविड प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपदा प्रबंधन बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 मार्च से सभी जिलों में पहली कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाओं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। पार्क, पर्यटन स्थल, तरणताल, स्टेडियम और आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। इधर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सभी प्रतिबंधों को सोमवार से हटाने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल से सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी। लोगों के मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को 2000 से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण में कमी के बाद आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में श्री भल्ला ने मुख्य सचिवों से कहा कि स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार, रात्रि का कर्फ्यू तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में छूट देने के लिए विचार किया जाना चाहिए। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन से वैज्ञानिकों ने 1 वर्ष के भीतर स्वदेशी टीका विकसित कर लिया। उन्होंने कहा कि पहले लगभग 95% दवाइयां मंगाई जाती थीं और इसके लिए सरकार फार्मा क्षेत्र में पहला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI लाई है। देश में अब तक 176 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 32 लाख 4 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.49% हो गई है। कल लगभग 27 हजार लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 23 हजार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 25 फरवरी को ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया था। इस अधिनियम का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता था। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट करना था। इस अधिनियम ने दोहरे नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, जिसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया और व्यावसायिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। इस प्रकार पिट्स एक्ट ने भारतीय प्रांतों के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों में ब्रिटिश राज का प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। हालांकि भारतीय प्रदेशों की व्यावसायिक गतिविधियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का अधिकार भी उसी के पास था। पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति भारत में ब्रिटिश परिसंपत्ति कही गई। प्रशासन का सीधा नियंत्रण भी ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट से प्रशासन में आए ये बदलाव 1858 तक जारी रहे। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार को प्रशासन का तरीका बदलने पर बाध्य होना पड़ा। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा
रविशंकर महाराज का भी स्मरण करते हैं, जिनका जन्म 25 फरवरी 1884 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। रविशंकर आर्य समाज के दर्शन से प्रभावित थे। वे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के शुरुआती और निकटतम सहयोगियों में से एक थे। दरबार गोपाल दास देसाई, नरहरि पारिख और मोहनलाल पंड्या के साथ गुजरात में 1920 और 1930 के दशक में हुए राष्ट्रवादी विद्रोहों के वे मुख्य आयोजक थे। उन्होंने 1920 में सुनव गांव में राष्ट्रीय शाला की स्थापना की। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया और 1921 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1923 में उन्होंने बोरसाड सत्याग्रह में भाग लिया और हैदिया कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 1926 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भी भाग लिया और 6 महीने के लिए जेल गए। 1927 में बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए राहत कार्यों से उन्हें व्यापक पहचान मिली। 1930 में रविशंकर ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया और 2 वर्ष के कारावास की सजा काटी। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और अहमदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने की भी कोशिश की। देश की आजादी के बाद उन्होंने स्वयं को सामाजिक कार्यों से जोड़ लिया। वे भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ जुड़े और 1955 से 1958 के बीच 6000 किलोमीटर की यात्रा की। 1960 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के लिए कार्य किया। 1 मई 1960 को जब गुजरात राज्य की स्थापना हुई तो उन्होंने नए राज्य का उद्घाटन किया। जब तक वे जीवित रहे तब तक गुजरात के प्रत्येक नवनियुक्त मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उनके पास आशीर्वाद लेने जाते। 1 जुलाई 1984 को गुजरात के बोरसाड में उनका निधन हुआ। बोचासन के अध्यापन मंदिर में उनका स्मारक बनाया गया। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। यूक्रेन संकट के कारण कल बड़ी गिरावट से उबरते हुए आज बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 1329 अंक के भारी उछाल के साथ 55,859 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 410 अंक चढ़कर 16,658 पर आ गया। मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आज स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। संकेत सागर और ऋषिकांत सिंह ने 55 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। 15वें आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। पहला मैच 26 मार्च को मुंबई और पुणे के बीच खेला जाएगा। सभी मैच मुंबई और पुणे में होंगे। प्ले ऑफ मैचों का स्थान बाद में तय किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टूर्नामेंट बायो बबल के अंतर्गत खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। विदेश मंत्रालय के कार्यालय ल्यविव और चेर्नोवत्सी शहर में काम कर रहे हैं। रूस के सैनिकों ने निष्क्रिय चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र और आसपास के इलाकों पर कब्जा किया। रूस ने ब्रिटिश विमानों को अपने हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक प्रस्ताव पर मतदान कर रूस के सैनिकों को यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाने की मांग करेगा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। रविवार को 61 सीटों पर मतदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में महान सैन्य नायक लसित बोड़फुकन की 400वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर वेबिनार को कल संबोधित करेंगे। झारखंड ने सभी कोविड प्रतिबंध हटाए। दिल्ली में सोमवार से प्रतिबंध हटेंगे। और सिंगापुर में भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।